हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल यूपीएससी स्टूडेंट में। हम पढ़ रहे हैं विजन आईएएस पीटी 365 प्रीलिम्स एग्ज़ाम हमारा एकदम बिल्कुल नज़दीक है, तो उसी के भी को डोमिनेट करने के लिए हम पढ़ रहे हैं। तो हम पढ़ेंगे आज भंडारण व्यवस्था का जो है आधुनिकीकरण और सार्वजनिक वितरण प्रणाली में जो पारदर्शिता के बारे में पढ़ेंगे। जो लोग भी हमारे वीडियो में नए हैं वो वीडियो को शेयर कर देंगे, लाइक भी कर देंगे, और जो लोग भी नए हैं वो वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि उनको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। बाकी हम बिना देरी किए जो है स्टार्ट करते हैं टॉपिक को, जिसमें हम देखेंगे भंडारण व्यवस्था का जो है आधुनिकीकरण और सार्वजनिक वितरण प्रणाली में जो है पारदर्शिता। तो इसमें देखेंगे केंद्रीय उपभोक्ता, है ना, केंद्रीय उपभोक्ता मामले मंत्रालय एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री के जो है भंडार संचालन को जो है आधुनिक बनाने, आपूर्ति श्रृंखला दक्षता में सुधार लाने और सार्वजनिक वितरण प्रणाली में जो है पारदर्शिता बढ़ाने के लिए जो है मुख्य डिजिटल पहलों की जो है शुरुआत की गई। उसमें जो है भंडारण जो है पहले जो दी गई और उसके अलावा विवरण दिया गया। तो भंडारण पहला देखेंगे, भंडारण 360 360 इसे जो है केंद्रीय भंडारण नियम ने जो है प्रस्तुत किया। यह जो है क्लाउड आधारित प्लेटफार्म है। यहाँ जो है मानव संसाधन, वित्त, भंडारण प्रबंधन, अनुबंध, निगरानी आदि को जो है एकीकृत करता है। लाभ इसका जो है भंडार संचालन की जो है वास्तविक समय निगरानी, सभी CWC गोदामों के मानकीकरण आदि ये चीज़ें हैं। इसके अलावा स्मार्ट एग्जाइम वेयर हाउस सिस्टम के बारे में बात करें तो इसमें जो है CWC ने जो है कंटेनर स्टेशनों और सामान्य जो है गोदामों के लिए स्मार्ट एग्जाइम, है ना, एग्जाम भंडार प्रणाली का जो है शुरुआत किया है। और यह प्रणाली प्रमुख जो है प्रक्रियाओं को स्वचालित करने के लिए जो है AI, IoT, फास्टैग, ICO, OCR, ANPR, GNSS जैसी जो है तकनीकों से उपयोगी होगी, है ना, उपयोग करेगी। और लाभ इसके जो हैं वो गेट ऑटोमेशन सिस्टम और यार्ड प्रबंधन, कार्गो ट्रैकिंग और स्मार्ट इन्वेंट्री प्रबंधन, इन सब में जो है लाभ होगा इसका। हम आगे देखेंगे अन्य, है ना, अन्य दर्पण, जिसमें कहा गया भारतीय खाद्य निगम द्वारा प्रस्तुत है। यह जो है एक सूक्ष्म सेवा आधारित प्लेटफार्म है। यह जो है मौजूदा डिपो ऑनलाइन सिस्टम को जो है प्रतिस्थापित करेगा। यह प्लेटफॉर्म खरीद, भंडारण, आवागमन, बिक्री, श्रम और जो है अनुबंध प्रबंध को जो है एकीकृत करेगा। इसे जो है खाद्य आपूर्ति श्रृंखला में वास्तविक समय वाले डैशबोर्ड और तेज़ी से निर्णय लेने का जो है संभव होगा। हम देखेंगे आशा प्लेटफॉर्म। तो आशा प्लेटफॉर्म में बताया गया है खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के ने जो है आशा, है ना, अन्न सहायता हेलिस्टिक AI सॉल्यूशन बनाया गया है। इसमें ये जो आशा प्लेटफॉर्म जो है लॉन्च किया गया है, यह जो है एक AI आधारित प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे जो है लाभार्थी को उनकी पसंदीदा भाषा भी मिल सकती है। जिससे AI सक्षम काल के माध्यम से राशन वितरण पर जो है अपनी प्रतिक्रिया साझा करने में सक्षम बनाया जाएगा। इसके अलावा हम देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र, है ना। तो अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र में हम देखेंगे तो उत्तर प्रदेश, ठीक है, कर रहा है अंतर्राष्ट्रीय केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जो है उत्तर प्रदेश के आगरा में जो है अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र के जो है दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र की जो है स्थापना को जो है मंजूरी दी है। अब यहाँ पे ना अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र जो है के बारे में देखते हैं कि ये होता क्या है। तो इसकी स्थापना कब हुई, है ना। तो इसकी स्थापना जो है 1971 में हुई थी। यह आलू केंद्र जो है शकरकंद, है ना, आलूकंद, देखो पोटैटो, एक स्वीट पोटैटो भी जिसको गंजी बोलते हैं, है ना, शकरकंद भी बोलते हैं। और एंडीज क्षेत्र की जो है जड़ व जो है कंद वाली जो फसलें होंगी उन पर शोध करता है ये। और इससे जो है अफ्रीका और लैटिन अमेरिका, है ना, और 20 से जो है अधिक देश का जो है अनुसंधान केंद्र मौजूद है इसमें।
और जो है उद्देश्य इसका क्या होगा कि जड़ और कंद वाली फसलों की जो उत्पादन पद्धतियों में सुधार करना, ताकि जलवायु परिवर्तन, पोषण और गरीबी से बड़ी जुड़ी जो चुनौतियों को जो है समाधान किया जा सके। मुख्यालय इसका जो है लीमा पेरू में होगा और वाराणसी में जो है अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान स्थापना 2017 के बाद ना संस्थान के बाद जो है स्थापना इसका जो है 2017 में के बाद जो है भारत में क्षेत्रीय विंग स्थापित करने वाला यह दूसरा प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान होगा, ये आलू वाला जो आगरा में हो रहा है। और उसके बाद हम देखेंगे किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में। तो किसान क्रेडिट कार्ड का जो उसका क्या मतलब है, ठीक है। तो कहा गया है किसानों को कृषि इनपुट खरीदने और जो है उत्पादन की अन्य आवश्यकताओं के लिए ऋण प्रदान करना। केसीसी योजना की जो है शुरुआत 1998 में की गई थी। 2019 में योजना का जो है विस्तार करके पशुपालन, डेयरी और मत्स्य की क्षेत्र को भी जो है इसमें शामिल किया गया। पात्रता इसका जो है अपनी ज़मीन पर खेती करने वाले जो कृषक काश्तकार हैं, किसान हैं, मौखिक पट्टेदार हैं, बटाईदार हैं, स्वयं सहायता समूह हैं, अदेता समूह हैं, इनको ये लोग पात्रता होंगे कि इन लोग को जो है वो मिलेगा लाभ। इनके अलावा जिन कार्यों के लिए जो है ऋण लिए जा सकते हैं उन कार्यों को भी बताया गया है, तो उसको हम देख सकते हैं। जैसे बताया गया है कि खेती और फसल कटाई के बाद की गतिविधियां, जिसमें विपणन हेतु ऋण, घरेलू उपभोग की आवश्यकताएं, कृषि उपकरणों की खरीद के लिए कार्यशील पूंजी, कृषि सहायक गतिविधियां जिसमें पशुपालन, डेयरी, मत्स्य और अन्य कृषि विस्तार कार्य के लिए जो है निवेश ऋण है ना ये। इसके अलावा हम देखेंगे ऋण सीमा की जो गणना है उसमें बताया कि फसल चक्र और उद्देश्य के आधार पर होगा, कि मतलब फसल चक्र आप कितनी फसल एक सीजन में उगाते हैं, है ना। इसके बाद अलावा हम देखेंगे कार्ड जारी करने वाले जो संस्थान, उसमें सार्वजनिक क्षेत्र के जो बैंक हैं, है ना। तो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, निजी क्षेत्र के अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, लघु वित्त बैंक, प्राथमिक कृषि साख समितियां, जो मतलब राज्य सरकारी सहकारी बैंकों से जुड़ी, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, ग्रामीण सहकारी बैंक, ये चीज़ें इसमें हैं। इसके अलावा केसीसी अवधि जो है इसकी है 5 वर्ष तथा जो है इसका समय समय पर पुनर्निरीक्षण किया गया जाता है। किसान ऋण पोर्टल जो है उसके बारे में, तो उसने जो है किसान ऋण पोर्टल ने जो है पारदर्शिता और कार्यकुशलता में वृद्धि की है। हम देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय वर्ष और दशक, जिसमें कहा गया वर्ष 2026 के लिए घोषित जो नामांकन है ना वो निकाय, और अंतर्राष्ट्रीय महिला कृषक वर्ष जो है यूएन में, और अंतर्राष्ट्रीय चारागाह व पशुपालक वर्ग यूएन निकाय है इसका। सतत विकास के जो लिए स्वयं सेवकों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष यूएन है, और मतलब सतत परिवहन दशक यूएन 2026-35 तक है, से 2026 से 35 तक। पारिस्थितिकी तंत्र की जो बहाली पर दशक 2021 से 25 तक है, यूएन है, यूएनईपी और एफएओ। सतत विकास के लिए जो महासागर विज्ञान का दशक यूएन में है ना, UNESCO। अब हम देखेंगे श्रम और रोजगार श्रम संहिता का जो है क्रियान्वयन। तो सुर्खियों में क्यों था, है ना, इसके बारे में पहले चर्चा करेंगे और उसके बाद इसमें हम आगे देखेंगे। जैसे हाल ही में श्रम और रोजगार मंत्रालय ने 4 श्रम श्रमिकों, है ना, चार श्रम संहिताओं को जो है लागू कर दिया है। अन्य जो संबंधित तथ्य उसमें ये बताया गया कि ये जो 4 संहिताएं हैं इसमें जो है वेतन संहिता, औद्योगिक संहिता, औद्योगिक संबंध संहिता, सामाजिक सुरक्षा संहिता और जो है व्यवसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता है। ये जो संहिता है 29 मौजूदा केंद्रीय श्रम कानूनों को जो है समेकित करती है।
हम देखेंगे भारत का जो है श्रम कानून ढांचा, तो इसमें संवैधानिक प्रावधान देखेंगे जो समवर्ती क्षेत्राधिकार में आता है। समवर्ती मतलब केंद्र और राज्य दोनों के, है ना। तो समवर्ती जो क्षेत्राधिकार है उस श्रम जो 7वीं अनुसूची के तहत समवर्ती सूची का विषय है। इसका जो है अर्थ है केंद्र और राज्य दोनों, है ना, श्रम कानून बना सकते हैं। ठीक है, समवर्ती सूची में दोनों आते हैं। और ठीक है, इसके अलावा हम देखेंगे श्रम बल। श्रम बल में जो है कहा गया है वर्ष 2024 में जो कुल श्रम बल भागीदारी है वो 59.6% थी, जिसमें जो है 90% श्रमिक असंगठित क्षेत्र में कार्य करते थे। वर्ष जो है अब देखेंगे हम 2023 से 24 में भारत में जो है 64.33 करोड़ लोग जो है कार्यरत थे। इसमें जो है महिला है ना, श्रम बल भागीदारी दर 41.7% था। हम देखेंगे संस्थागत जो तंत्र है उसमें, तो संस्थागत तंत्र के बारे में देख लेते हैं। तो इसमें कहा गया है श्रम और रोजगार मंत्रालय, तो इन्होंने कहा है कि श्रमिकों के हितों का जो है संरक्षण और अच्छोपाय करना होगा। श्रम ब्यूरो का कहा गया जो संस्थागत तंत्र है वो कह रहा है कि औद्योगिक विवादों जैसे हुआ बंदी छटनी और ले ऑफ, वेतन मजदूरी जो होगा, आय अर्जन होगा, काम और रहने की जो दशाओं पर जानकारी प्रकाशित करता है ये चीज़ें, और विभिन्न श्रम अधिनियमों के कामकाज का जो मूल्यांकन करता है। हम देखेंगे मुख्य जो श्रम आयुक्त है उसमें औद्योगिक विवादों को रोकता है और उनका निपटारा करता है, श्रम कानूनों को जो है लागू करता है और केंद्र सरकार के अधीन श्रमिकों के कल्याण को बढ़ावा देता है। कर्मचारी राज्य बीमा योजना, जिसमें कहा गया यह योजना कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के तहत शुरू की गई। इसके अलावा इसमें देखेंगे हम यह योजना जो है कर्मचारी को जो है बीमारी, मातृत्व, निःशक्तता और जो है रोजगार के दौरान चोट के कारण मृत्यु के एवज में बीमा का प्रावधान करती है और बीमित व्यक्तियों को चिकित्सा देखभाल प्रदान करती है। यह रोजगार जो है गैर मौसमी इकाइयों और जो है 21,000 रुपये प्रति माह कमाने वाले कर्मचारियों को शामिल करती है। आपको मैं डिटेल में बता रहा हूँ तो आपको समझ में भी आ रहा होगा। तो कर्मचारी जो भविष्य निधि संगठन है उसमें बताया गया है कर्मचारी जो भविष्य निधि अधिनियम 1952 के तहत जो है इसका गठन किया गया है। यह कर्मचारी भविष्य निधि योजना 1952 का प्रबंधन करता है और कर्मचारी भविष्य निधि योजना एवं जो है सेवानिवृत्ति बचत योजना है इसके, जिससे जो है ना कर्मचारी और नियोक्ता दोनों हर महीने कर्मचारी के वेतन का एक निश्चित प्रतिशत जो है योगदान करते हैं। हम देखेंगे जो इसमें प्रमुख शब्दावली है उसके बारे में ही देख लेते हैं। जैसे कहा गया है निश्चित अवधि के कर्मचारी जो होंगे यह ऐसे श्रमिकों को संदर्भित करता है जो श्रमिक मतलब नियोक्ता के बीच सीधे हस्तांतरित अनुबंध के आधार पर एक निश्चित अवधि के लिए नियोजित होते हैं। अनुबंध के जो है नवीनीकरण न होने की स्थिति में उस अवधि के जो है पूरा होने पर रोजगार प्राप्त हो जाता है और अवधि पूरी होने पर जो है छंटनी के लिए किसी नोटिस की आवश्यकता नहीं होती। वो स्वयं मतलब जब उनकी अवधि पूरी होगी तो स्वयं हट जाएंगे। ले ऑफ, छंटनी और बंदी के बारे में बात करेंगे। तो ले ऑफ में बताया गया है यह तब होता है जब नियोक्ता कच्चे माल की कमी, प्राकृतिक आपदा जैसे कारणों से श्रमिकों को अस्थायी रूप से काम देने में असमर्थ होता है। और छंटनी में बताया गया है छंटनी कब होगा, तो यह जो है अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। जैसे अगर आप कोई गड़बड़ करेंगे तो अतिरिक्त जो है किसी भी अन्य कारण से जो है श्रमिक की सेवा समाप्त करने को जो संदर्भित करता है। ठीक है, अब देखेंगे हम बंदी में यह कहा गया है कि बंदी या किसी प्रतिष्ठान या जो उपक्रम के अस्थायी रूप में बंद होने को जो संदर्भित करता है। और जो अनुबंध जो श्रम है उसमें बताया गया है कि यह तब होता है जब मतलब किसी श्रमिक को जो है मुख्य नियोक्ता के वेतन रोल है ना पर प्रत्यक्ष रूप से नियुक्त करने के बजाय एक ठेकेदार या मध्यस्थ के माध्यम से किसी प्रतिष्ठान में संलग्न किया जाता है। तो है ना कि अगर कोई मतलब बीच में ठेकेदार आ रहा है, कोई मध्यस्थ आ रहा है, वो पैसा भी खा सकता है, तो इस वजह से इसमें ये आएगा।
अब हमें न्यूनतम जो मजदूरी होगा उसको बारे में बताया गया है, फ्लोर वेज, है ना। तो उसमें बताया कि यह देश भर जो है न्यूनतम निर्वाह स्तर सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित एक राष्ट्रीय मानक होगा और राज्यों द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी इससे जो है कम नहीं हो सकती, है ना। जो मतलब सरकार निर्धारित करेगा उसी के अनुसार होगा, उससे कम नहीं होगा। वेतन संहिता देखेंगे तो वेतन संहिता में क्या है, ठीक है। अब वेतन संहिता में देखेंगे तो मजदूरी और पारिश्रमिक से संबंधित 4 कानूनों को जो है समेकित किया गया है। उद्देश्य इसका है नियोक्ताओं के लिए मजदूरी संबंधी अनुपालन में जो है सरलता और एकरूपता को बढ़ावा देते हुए श्रमिकों के अधिकारों को जो है सुदृढ़ करना। अब जो प्रमुख प्रावधान है उसके बारे में बात करेंगे। जैसे इसमें बताया गया है सार्वभौमिक जो न्यूनतम मजदूरी, यह संहिता जो है संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों को के सभी कर्मचारियों के लिए ये जो है न्यूनतम वेतन का जो है संविधिक अधिकार स्थापित करती है, उनको अधिकार देती है कि वो जो है अच्छा वेतन पाए, है ना। और मजदूरी निर्धारण के जो मानदंड है वो बताया गया है कौशल स्तर पे, जैसे जितना आपका वो होगा कि आप जितना मतलब कौशल आपके अंदर होगा, है ना, उसी अनुसार आपको दिया जाएगा। भौगोलिक क्षेत्र, है ना, कौशल स्तर पे और भौगोलिक क्षेत्र होगा, कैसा भौगोलिक क्षेत्र है तो उस हिसाब से आपको मजदूरी देने का जो है कार्य किया जाएगा। इसके अलावा इसमें कहा गया कार्य की जो परिस्थितियाँ जैसे कि तापमान, आर्द्रता या हानिकारक वातावरण हो, मान लो आपको माइनिंग वगैरह में लगा दिया जाए तो उस तरीके का अगर कोई कार्य हो, कोई डेंजरस कार्य हो तो उसके हिसाब से मजदूरी दी जाएगी। फ्लोर वेज जो मजदूरी की शुरुआत है उसमें बताया गया है न्यूनतम जीवन स्तर के आधार पर केंद्र सरकार द्वारा एक सांविधिक न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की जाएगी। इसमें जो है क्षेत्रीय आधार पर भिन्नता की गुंजाइश होगी, है ना। अलग अलग क्षेत्र में जैसे पहाड़ी क्षेत्र हुआ, कोई मैदानी क्षेत्र हुआ तो अलग अलग सबका हो सकता है। तो कोई भी जो है राज्य इस स्तर से नीचे न्यूनतम मजदूरी निर्धारित नहीं कर सकता। इससे जो है देश भर में एकरूपता और पर्याप्त सुनिश्चित होगी। मुआवजा भी इसमें देने का प्रावधान किया गया है। जैसे यह समय पर भुगतान अगर अनिवार्य है, अगर समय पर इससे काम अगर आपने करवा लिया है तो अगर समय पर आप भुगतान नहीं कर रहे हैं तो उसके लिए कहा गया है कि समय पर भुगतान करना अनिवार्य है और सामान्य दर से जो है कम 2 गुना, है ना, ओवर टाइम मुआवजे के लिए जो है प्रावधान करता है। इसके अलावा सरलीकरण की बात भी इसमें किया गया है। यह संपूर्ण जो विधायी ढांचे में जो है मजदूरी और कर्मचारी जैसे जो है प्रमुख परिभाषाओं को मानकीकृत करता है। इससे अनुपालन संबंधी जो भ्रम को जो है कम होगा। अब हम देखेंगे औद्योगिक संबंध संहिता, ठीक है। तो अब हम इसमें देखेंगे इस संहिता के जो है तहत विवाद समाधान, औद्योगिक संबंध आदि से जो है संबंधित 3 कानूनों को जो है शामिल किया गया है। और इसका उद्देश्य है कि जो ट्रेड यूनियन हो, है ना, श्रमिक संघों, मतलब औद्योगिक प्रतिष्ठानों या उपक्रमों में जो है रोजगार की शर्तों, औद्योगिक विवादों की जांच और निपटान से संबंधित कानूनों को सरल बनाना। और जो प्रमुख प्रावधान दिया गया उसमें बताया गया है श्रमिक संघ, है ना, अब एकमात्र वार्ताकार संघ के रूप में जो है मान्यता प्राप्त करने के लिए 51% सदस्यता आवश्यक है। इससे जो है वार्ता प्रक्रिया सुव्यवस्थित होगी। इसके अलावा इसमें बताया गया है एक से जो है अधिक ट्रेड यूनियन होने की स्थिति में 20% श्रमिकों की जो है सदस्यता वाली यूनियनों के प्रतिनिधियों के साथ एक वार्ता परिषद गठित की जाएगी, है ना। और जो निश्चित अवधि का जो रोजगार है उसके बारे में बताया गया है